बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंपलसरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे, अपोजिशन कहती है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन अपोजिशन ने ये तरीकाकार तय नहीं किया कि किस तरह से इस्तीफे दिए जाएंगे। आया कि ये मरहलावार इस्तीफे होंगे या यकदम स्पीकर कौमी असम्बली को ये तमाम तर इस्तीफे दिए जाएंगे, क्योंकि इस्तीफों के हवाले से आज एक खबर आई है कि पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान इस्तीफों के मामले पर नाराज हैं और पीपल्स पार्टी के अरकान कहते हैं कि उनकी मीटिंग नहीं हुई है, उनसे राय नहीं ली गई है, इस वजह से तमाम तर इस्तीफे जो हैं उस पर वो देने में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था कि इस मामले पर तमाम पार्टी एक पेज पे और हम पीडीएम के साथ खड़े हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है इस्तीफों के मामले पर। अगर कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए जाएं तो क्या हुकूमत जो है वो चली जाएगी या नहीं जाएगी, इसके हवाले से आईने पाकिस्तान क्या कहता है। साथ हम बात करेंगे, वजीर आजम ने नेशनल डायलॉग की बात की और वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि नेशनल डायलॉग के लिए ओपोजिशन को दावत है, वो आ जाएं पार्लियामेंट में और नेशनल डायलॉग भी करें और जिसको भी उन्होंने मदऊ करना पार्लियामेंट में करें, क्योंकि नेशनल डायलॉग पार्लियामेंट में होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी तो वो भी पार्लियामेंट में लाई जाए और चैलेंज किया उन्होंने कि अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन ले आए, उनको हटा दे। इस पे बात करेंगे आज, हुकूमत और अपोजिशन की इस जंग में जीतेगा कौन, और साथ ये भी बात करेंगे क्या असम्बलियों से इस्तीफे के बाद सेनेट के इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज धामरा साहब और हमारे साथ पीटीआई से ज़िशान खानजादा साहब मौजूद होंगे। अली गौहर बलोच साहब की जानिब जाता हूं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पीडीएम इस्तीफे तो दे देगी, लेकिन आप हुकूमत गिराएंगे किस तरह? आप अगर देखें तो मेजॉरिटी तो हुकूमत को हासिल है और वजीर आजम कह रहे हैं कि हम बाय इलेक्शन करा देंगे। कंबर साहब, गुजारिश ये है कि जो आपको पता है कि पीडीएम की तमाम पार्टीज और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है असम्बलियों में। आप देख लें कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जो कौमी असम्बली है उसमें भी आप देख लें, और पंजाब असम्बली में भी नून लीग के और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जब इतनी तादाद में इस्तीफे आएंगे तो उसके बाद फिर बाकी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता। जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट का वो भी कंप्लीट नहीं रहेगा, तो फिर सेनेट के इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये मतलब है कि इस आईनी बहरान से निकलने के लिए फिर मासवाए दोबारा शफाफ इलेक्शन के और कोई चाराकार बाकी नहीं रहेगा। और इस वक्त जो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत बेहतर बता सकती है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग या किसी भी पार्टी के कोई अरकान जो है वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। तमाम लोग जो हैं वो जोग दर जोग अपने इस्तीफे अपनी पार्टी क़यादत के हवाले कर रहे हैं, जिस तरह से कि पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ था और जिस तरह से कि हमारी लीडरशिप ने और पीडीएम की लीडरशिप ने आपको बताया है कि इस हुकूमत की ये जो तहरीक चल रही है, ये इस हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला इनके किरदार और इनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। आप देखें कि ये बुखलाहट का शिकार है, बुखलाहट का ही शिकार है कि इन्होंने जब मुल्तान में ये कहते थे कि जलसा नहीं होगा, फिर मुल्तान में भी जलसा हुआ और देखा कि अवाम का जमे गफीर था। हालांकि वो जो मोटरवे है वहां से इन्होंने कंटेनर लगा के हर इंटरचेंज जो मुल्तान की तरफ जाता था, लाहौर से लेकर मुल्तान तक, वो इन्होंने बंद किए, लोगों को पाबंद सलासिल किया। आज से 2 दिन पहले कारकुनान जो कि रिहा हुए उनको जेलों से भी हमने रिसीव किया और फिर उसके बाद उनके घरों में जाकर भी उनके साथ इदारे यकजहती किया। तो ये तो वो हुकूमत है जो गैर जमहूरी हुकूमत है और गैर जमहूरी तरीके के साथ मर्द वजूद में आई है। ये आरटीएस सिस्टम को बंद करके रात के 12 बजे धांधली के जरिए इस हुकूमत को बनाया गया और इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं है और इस हुकूमत के जरिए चुने गए जो सेनेट के अरकान हैं उनकी भी कानूनी और आईनी हैसियत नहीं बनती। तो मेरा साहब आपने मैं आजिज साहब की जानिब जाऊंगा। अली साहब, आपने भी कहा कि इस्तीफों के मामले पर कोई दो राय नहीं है और इस्तीफे तमाम जो है अरकान वो अपनी पार्टी की आदत को या मौलाना फजलुर रहमान को जमा कराएंगे। आजिज धामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आजिज साहब, क्या
पीपल्स पार्टी में यह राय पाई जाती है कि इस्तीफों के मामले में जल्दबाजी की है और कुछ अरकान आपके इस हक में नहीं है कि वो अभी इस्तीफा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का बड़ा एक कलीदी किरदार है और पीडीएम के अहम एक पार्टी है, हम हिस्सा है। और इस्तीफों का जो मामला है वो आपको याद होगा कि जब एपीसी हुई थी और उसमें तमाम शेड्यूल अपोजिशन पार्टियों की जानिब से आया था और तमाम क़यादत ने मिलकर मीडिया के सामने ये बात रखी थी, अपने जलसों का शेड्यूल भी, और एज इट इज हुकूमती रियासती जो एक ताकत का मुजाहरा भी होता रहा है। आपको मालूम है कि गुजरांवाला से लेके पेशावर और हद कर दी थी मुल्तान में भी, तो उन्होंने रियासती एक जो दहशतगर्दी है उसका भी एक हुकूमती सतह पे हमने उसका भी मुकाबला किया और अपोजिशन का ये रास्ता नहीं रोक सके। तो हमारा एक तयशुदा शेड्यूल है और आज और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इजलास हुआ उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हिस्सा रहे हैं। तो ये अब एक क्यूरीज हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे कि पीडीएम में इख्तिलाफात पैदा किए जाएं। पहले तो उन्होंने कोशिश भी की कि ये एपीसी नहीं होगी, ये इत्तेहाद नहीं होगा, फिर कहा कि ये जलसे नहीं होंगे, फिर कहा कि जलसों में लोग नहीं जाएंगे। अब जब जलसों में लोग नहीं जाएंगे तो फिर रुकावटें किस बात की डाल रहे थे ये? तो ये कोरोना का इशू नहीं था, असल में ये कोरोना के नाम पे रोना था हुकूमत का, जिससे अपोजिशन ने कोई तवज्जो नहीं दी है। और आइंदा भी जो शेड्यूल होंगे इंशाल्लाह हम कारबंद रहेंगे और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर पीडीएम की पॉलिसी और अमली जो इक़दाम होंगे उनका हिस्सा रहेगा। मुकम्मल तौर पर आप जो उनकी पॉलिसी है उसे टो कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि पीडीएम जिस तरह से फैसले ले रही है उसके साथ चले, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि आपकी पार्टी में अभी इख्तिलाफात इस्तीफों के मामले पे मौजूद हैं या नहीं? क्योंकि खबरें तो इख्तिलाफात की आ रही हैं, पार्टी की क़यादत को कहा जा रहा है कि इस्तीफों के मामले पर जल्दी ना की जाए, इस्तीफों के मामले पर दूसरी जमात का मौक़िफ़ ना अपनाया जाए, ऐसी राय तो आ रही है। देखें, मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस्तीफों के मामले में कोई इख्तिलाफात हैं। अदरवाइज आपकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज है तो वो आपके अपने एक जराए होंगे। बाकी पीपल्स पार्टी जो है तमाम अराकीन जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात के न सिर्फ पाबंद हैं बल्कि हमारी पार्टी की जानिब से तो इस्तीफे चारों सूबाई असेंबलियों से अराकीन असेंबली जो है वो इस्तीफा जो है वो अरसा कर रहे हैं अभी से। हालांकि ये डेट जो है वो 31 डेडलाइन 31 दिसंबर की है, मगर आपकी सिंध असेंबली से इस्तीफे आने बिलावल भुट्टो जरदारी के पास शुरू हो गए? सिंध असेंबली मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी का एक एक रुकन जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिसी पे कारबंद है। न सिर्फ इस्तीफा देने वाली बात है, अगर स्ट्रीट पावर शो करना हुआ या कोई रेजिस्टेंस को भी फेस करना पड़ा तो इंशाल्लाह उसके लिए भी वो तैयार है। अली साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इमरान खान साहब ने आज खुला चैलेंज दिया और इमरान खान साहब कहते हैं कि आए पार्लियामेंट में आए और हमारे खिलाफ अदम तहरीक एतमाद लाएं और देखते हैं फिर आप जीतते हैं या हम जीतते हैं। देखिए जैदी साहब, गुजारिश ये है कि आपने जो सेनेट के जब आपको पता है कि अदम एतमाद अपोजिशन लेकर आई, आपने वो हालात देखे। मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद करके मुल्की तारीख की सबसे बड़ी जो धांधली हुई है और इस तरह से पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जिस तरह से इलेक्शन को सौटाज किया गया। और ये सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो चुका था। मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली, झूठे मुकदमात का कायम करना और नैब को जो है वो ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना, ये वो बातें मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ने की जिससे इन्होंने सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट्स लिए थे। आज आप देखें कि उसी सुप्रीम कोर्ट में सुनामी ट्रीज की करप्शन का जिक्र होता है। आज आप देख लें कि ये बीआरटी पेशावर के अरबों रुपए, चीनी का जो मामला था जिसकी के प्राइम मिनिस्टर ने खुद मीटिंग्स की और अप्रूवल दी और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया। कोई आपने देखा कि कोई भी एहतसाब का इदारा इनके दरवाजों तक गया हो, ये इनको पाबंद सलासल किया हो, इनको 90 रोज के रिमांड दिए हो? ये वही इमरान न्याजी साहब है ना जो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि भाई जो लोग करप्शन में मुलव्वस होंगे उनको डी चौक में खड़े करके जो है फांसियां देंगे। चाइना के हुकूमत के ये मिसालें देते थे कि वहां पर सियासतदानों को गोली मार दी जाती है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब से ये न्याजी साहब जो हैं ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस वक्त से मेरा ख्याल है चाइना ने गोलियां मारना भी बंद कर दी
और जो प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाया करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये मिसालें दिया करते थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर भी इमरान नियाज़ी को नजर नहीं आता पूरी दुनिया में। तो गुजारिश करने का मकसद है कि सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत होने के बावजूद इन्होंने धौंस और धांधली के जरिए लोगों को डरा धमका के, लोगों को लालच दे के खरीदा, और फिर भी 5 वोटों के साथ ऑपोजिशन जीत गई थी। और जो इन्होंने उधर रिटर्निंग अफसर बिठाया हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग भी आई कि भाई ये तो चला गया, 5 वोट उनके ज्यादा है, फिर इन्होंने डबल स्टैंप करके वो वोट खराब किए। इसी तरह से 2018 की जो तारीख है वो दोहराई गई। अदम एतमाद अगर लाएं, आज इनकी बेंचों पर बैठे हुए लोग वो भी मतलब है कि वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो ताकतें इनको सपोर्ट करती हैं, आप लोगों के तो अपने लोग आप लोगों के साथ नहीं रहते। जब आप कोई तहरीक लाते हैं कौमी असम्बली में या सेनेट में, आप लोगों के तो अपने लोग आपकी पार्टी से दगा कर जाते हैं। माजी के वाकयात गवाह हैं इस चीज के। दगा नहीं करके जाते, ये इन्होंने लोटा फैक्ट्री लगाई हुई है। मैंने बताया ना कि ये जो हुकूमत है धौंस और धांधली के जरिए बनी, तो ये अभी तक वही तारीख 2018 के इलेक्शन में असम्बलियों में भी दोहराते हैं। असम्बली का जो भी हमारा बिजनेस होता है, आपने देखा कि स्पीकर और ये सारे मिलकर उसको बुलडोज करते हैं और बुलडोज करके वो कवानीन पास करवाते हैं जो हमारे मुल्की मफाद में भी नहीं होते। और असम्बली की पोजीशन भी इस वक्त एक रबड़ स्टैंप से ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि इनकी धांधली रोकने के लिए हमने ये तरीका, हमारी क़यादत ने जो है वो और ये रास्ता अख्तियार किया कि वो इस्तीफों का रास्ता है, जिसके बाद फिर इनकी जो रेत की दीवारें हैं जिनके ऊपर ये खड़े हुए हैं वो इंशाल्लाह एक ही झटके में गिरेंगी और पूरा पाकिस्तान उसको देखेगा। ठीक नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इमरान खान साहब कहते हैं बाई इलेक्शन के बाद हम मजीद ताकतवर होकर सामने आएंगे। इस बात पर तबसरा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और पिछले दिनों नेशनल डायलॉग की बातें हो रही थी और ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं नेशनल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन ये नेशनल डायलॉग करेगा कौन, कैसे होगा, इसके जो TORs हैं वो कैसे तय होंगे। वजीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए पार्लियामेंट में। क्या ओपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में आने के लिए और वजीर आजम से नेशनल डायलॉग करने के लिए तैयार हैं? इस पर जानेंगे। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आजिज धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िशान खानज़ादा साहब हमें ज्वाइन करेंगे अभी। अली गौहर साहब, आपकी जानिब आऊंगा कि क्या मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि पार्लियामेंट में जाके डायलॉग करे जिसकी इमरान खान साहब दावत दे रहे हैं? एक नेशनल डायलॉग तो जरूरी है, आप लोगों की जानिब से कहा गया कि नेशनल डायलॉग पे हम तैयार हैं। देखिए जैदी साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेशनल डायलॉग वाकई हमारी लीडरशिप ने भी उस पर बात की, लेकिन देखें नेशनल डायलॉग किससे हो सकता है? मादरत के साथ ये जो हुकूमत है ये तो एक कठपुतली हुकूमत है और ये तो इनकी असल डोरे तो किसी और के हाथ में है। देखें डायलॉग उन्हीं लोगों से हो सकता है जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ऑपोजिशन की तमाम पार्टी शामिल हैं और वो पार्टीज हैं जो कि जमहूरियत और कानून। अली साहब 1,70,00,000 लेके वो वोट आए हैं, तो आप कह रहे हैं वो स्टेक होल्डर्स ही नहीं है? देखिए गुजारिश ये है कि मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए वो कानून और आइन की बालादस्ती पे जो पार्टी यकीन रखती हैं वो एक तरफ खड़ी हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं वो और कानून और आइन की बालादस्ती पर जो यकीन रखती हैं वो पार्टीज हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो इस पूरे जमहूरी निज़ाम को बार बार सोकटाज करती हैं, जो इस जमहूरी निज़ाम के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो हमें पाकिस्तान का किबला दुरुस्त करना है और हमारी जमहूरी जितनी भी पार्टी हैं, PTM की क़यादत है, उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन इसके स्टेक होल्डर वही लोग हैं जो इस निज़ाम को पर बार बार असरअंदाज होते हैं, जमहूरियत को पनपने नहीं देते और हुकूमतें बनाने के लिए जो है वो कभी नैब का सहारा लेते हैं और लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं।
उन लोगों को सोचना होगा, उन लोगों के साथ डायलॉग करना होंगे जो इस निजाम के ऊपर असरअंदाज इस होते पे एक हैं। बड़ा वैलिड तो क्वेश्चन है आपकी तरफ मैं रखूंगा, लेकिन पहले मैं आजिज साहब से ये जान लेता हूं। आजिज साहब, आप लोग नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह बयान दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर नेशनल डायलॉग होना चाहिए। देखिए कितनी एक अहम डेवलपमेंट हो रही है इस मुल्क में कि वजीर आजम इमरान अहमद न्याजी साहब को पार्लियामेंट याद आ गई। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक बच्चा था, बड़ा नाफरमान था, डेली जो है वो चोरी चकारी करके रात को आके अपनी वालदा को मारता रहता था। माँ बड़ी बेजार होती थी इस बच्चे से। एक दिन वो चोरी में पकड़ा गया, थाने में चला गया, रात को घर नहीं आया तो माँ ढूंढते ढूंढते किसी ने कहा कि थाने में है। माँ जब थाने पहुंची तो थानेदार जो है उसको मार रहा था और वो चीखें लगा रहा था, ए माँ बचाओ माँ। और जब माँ पहुंची तो उसने जाके थानेदार की मिन्नत की कि थानेदार मेरे बेटे को छोड़ दो। हालांकि वो बड़ा नालायक था, मगर उसने छुड़वा तो लिया। मगर उस माँ ने थानेदार का शुक्रिया अदा जरूर किया कि ए थानेदारा ताड़ी मेहरबानी कि तेनों इन्हें माँ तो याद दिला देती। तो कम से कम पीडीएम के प्रेशर ने वजीर आजम को पार्लियामेंट तो याद दिला दी है। ये भी हमारी अखलाकी तौर पर पता है। जहां तक डायलॉग की बात चले आजिज तो साहब, ये मान लें देर आए दुरुस्त आए, तो अब आप लोग शामिल हो जाएं इस डायलॉग में। वजीर आजम कह रहे हैं, ऑफर दिया उन्होंने, पार्लियामेंट चाहें, आप लोग बातचीत करें, मुल्क को आगे लेके चलना है ना, मकसद तो आप लोग। मगर इशू ये है कि मामला सिलेक्टेड वजीर आजम का है ना, इशू ये है। और उन्होंने खुद जो है, आपको पता है कि डेस्कें बजाई थी इस बात पे, एग्री किया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात से। तो पहले तो खुद वो ये पावर कराएं कि वो कितना पावर रखते हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनको बराबर वाले कमरे में बिठाया गया था और मीटिंग जो है वो हेड की थी बाजवा साहब ने और प्राइम मिनिस्टर अगले कमरे में बैठे हुए थे। तो ये सारे शकूक के शुबात खत्म करना पड़ेंगे वजीर आजम साहब को। फिर जो है, हम जमहूरी लोग हैं, फिर हम सोचेंगे। नहीं तो आप फिर किस तरह से हो सकता है, अगर आपने वजीर आजम के साथ नहीं करना, आप कहते हैं कि हुकूमत गिराएंगे, वजीर आजम कहते हैं हमारे पास मेजॉरिटी है, बाई इलेक्शन की तरफ जाएंगे, आप लोग कहते हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, कि सूरत हाल बनेगी क्या फिर? मैंने यही रिक्वेस्ट की कि वजीर आजम, कितने वजीर आजम हैं अपनी जात के अंदर, कितने वजीर आजम हैं, तो उससे मैं कह रहा हूं कि उसको शो करना पड़ेगा कि मैं वाकई वजीर आजम हूं। क्योंकि इससे पहले जितने भी डायलॉग हुए हैं उसमें वजीर आजम की अहमियत का न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पूरी कौम को पता है। ठीक हो गया, लेकिन वजीर आजम साहब तो बार बार जब भी उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, सहाफ़ी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, वजीर आजम कहते हैं मैं मुज़ाकरात के लिए बैठ जाता हूं, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि नैब खत्म कर दो, इन्होंने अपनी चोरी बचानी है, एहतसाब ना हो। तो सारा एजेंडा ये है जिसके पीछे ये जंग हो रही है। देखिए, मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ और मादरत के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि वजीर आजम इमरान अहमद न्याजी इस मामले में मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह वो पहले तमाम चीजों में झूठ बोलते रहे हैं, इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं। हम उन्हें बार बार कहते हैं कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। वजीर आजम एनआरओ लेना चाहते हैं, प्रेशर करके हम उन्हें एनआरओ नहीं दे रहे हैं। और ये तमाम हरबे अपोजिशन से एनआरओ मांगने की एक कोशिश है, जिसका हमने पहले भी जवाब दिया हुआ है और अभी भी जवाब दे रहे हैं। ठीक हो गया। अली गौर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। अली साहब, अब आप लोगों का एक बयानिया था फौज मुखालिफ, और फौज मुखालिफ नहीं तो कुछ पर्सनैलिटी स्पेसिफाई की हुई थी आप लोगों ने कि उनके मुखालिफ आप गए थे। बाकायदा आप लोगों की तकरीरें मौजूद हैं जो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में कहा। आप लोग उन्हीं लोगों से डायलॉग चाहते हैं, हुकूमत से तो आपने करने नहीं है, तो आप किससे डायलॉग करेंगे? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत के पास ना तो कोई इख्तियार है, ये तो ऑलरेडी पपेट्स हैं। आपको पता है कि ये डमीज हैं जो कि इन उहदों पर बिठाई गई हैं, और ये वोट चुरा कर आए हैं, ये कोई अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए। आपकी उसकी वादे मिसाल वो आप वसीम अकरम प्लस, जिसको न्याई साहब बोलते हैं, उस चीफ मिनिस्टर का आना देख लें और उसकी कारकर्दगी देख लें। आप इस वक्त ये वो हुकूमत आप देखें ना कि ये बड़े बड़े, जब से ये 2.5 साल से आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाके डाले हैं। चीनी वाला डाका, सुनामी ट्रीज वाला डाका, फिर उसके बाद आप देख लें कि वो बीआरटी पेशावर का क्या हशर हुआ। हत्ता के मतलब है कि रोज नए किस्से सामने थे। अद्वियात के ऊपर कितने अरबों रुपए इन्होंने कमाए। मकसद ये है कि कोई पाकिस्तान का एहतसाब का इदारा इनकी तरफ नहीं देखता। तो फिर अगर जब हम कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करने की बात करते हैं, तो फिर बात तो उन्हीं लोगों के साथ होगी ना जो इस पूरे निजाम पर असर अंदाज होते हैं कि आया इस मुल्क को उन्होंने इन पपेट्स के जरिए भी चला के देख लिया है। आज महंगाई और करप्शन के हालात देख लें कि पाकिस्तान
जब मियां नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार छोड़ा और हमारी हुकूमत खत्म हुई और उसमें शायद खान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात किस तरफ जा रहे थे, डॉलर किस रेट पर था, महंगाई कितनी कम हो गई थी, रोजगार के कितने अली साहब मौके आपकी आ बातें गए थे। बजाएं, लेकिन बात तो वहीं आती है कि बात ये आती है कि आपने डायलॉग करना है, लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ डायलॉग करना है जिनके खिलाफ आप एक बयानिया ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं। या तो आप फिर डायलॉग नहीं, की तरफ ना जाएं या फिर आप बयानिया ना बिल्ड देखिए, करें। हम इदारों की मजबूती के ऊपर यकीन रखते हैं, हम कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करें। तो यकीनी तौर पर बात तो फिर उन्हीं लोगों के साथ होगी ना। इमरान नियाजी साहब तो अपनी कैपेसिटी में, ये तो मतलब है कि मरकजी हुकूमत क्या, ये तो किसी यूनियन काउंसिल की हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, जो इन्होंने मुल्की हालात का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो फिर बात तो उन्हीं लोगों के साथ होगी जो इस निजाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और होगी कैसे वो बात, बात होगी कैसे, कौन तरीकाकार तय करेगा, किस तरह से होगी, किस कानून के तहत होगी, आइन कौन सी गुंजाइश देता है इस बात करने की? देखें, पाकिस्तान में कानून और आइन इस वक्त जो है, आपको पता है कि अमली तौर पर तो मुअत्तल है। कि यहाँ पर मैंने आपको एहतसाब के इदारों की बात की है, मैंने आपको देखे आपके पास, आपके सामने जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयानात का देख लें, उसके बाद जस्टिस फायद ईसा साहब के किन मसाइल से गुजर रहे हैं, आप देखें कि उनकी एहलिया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, फिर वो बहाल भी हुए। मतलब है कि ये पपेट्स की हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठकर आप, और ना ही इनके पास ये मैंडेट है कि ये जमहूरियत को बहाल करें। तो हमारा इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है जो इस सिस्टम को सौटाज करते हैं। अगर वो इस मुल्क को सही सिमत की ठीक तरफ अली साहब, हमने लेकर एक जाना छोटा सा ब्रेक चाहते लेना, हैं, वी विल बी राइट तो बैक आफ्टर दिस शॉर्ट पाकिस्तान ब्रेक, और नाज़रीन पर डिस्कस करेंगे कि पीडीएम ने कहा है कि वो एजिटेशन की तरफ जाएगी, और क्या सिंध हुकूमत अपने ही ताजरों को कहेगी कि वो दुकानें ना खोलें, शटर डाउन हड़ताल करें, और इससे हुकूमत की कारकर्दगी पे क्या असर पड़ेगा, ये जानते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और पीडीएम ने जो अपना लाए अमल रखा है उसमें पीडीएम ने एजुटेशन की तरफ जाने का भी कहा है, यानी शटर डाउन हड़ताल भी होगी और इसके साथ जेल भरो तहरीक का भी उन्होंने कहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह सजेशन दी थी, और साथ साथ कहा जा रहा है कि अगर हमें रोका गया तो मुल्क गिर एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की भी कॉल दी गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, पीपल्स पार्टी क्या इस मुल्क गिर हड़ताल या शटर डाउन हड़ताल का हिस्सा बनेगी? क्योंकि सिंध में तो ऑलरेडी उनकी हुकूमत है। किस तरह हुकूमत से अपने ही ताजिरों को के हवाले से दुकानें बंद कराएगी, अपने ही ताजिरों को वो तशद्दुद का निशाना बनाएगी, इस बारे में जानते हैं। सर, ताजिर आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो कोरोना का इशू चल रहा है, आज साहब आपसे पूछ रहा हूं, आजकल वैसे इकोनॉमी इतनी हमारी बैठी हुई है कि कोरोना के बायस हम देख रहे हैं कि लोग बमुश्किल अपना रोजगार कमा रहे हैं। अगर ये शटर डाउन हड़ताल की कॉल आपकी जानिब से दी गई तो किस तरह सिंध की हुकूमत किस तरह आगे चलेगी, और हुकूमत क्या कहेगी ताजिरों को कि आप अपनी दुकानें बंद करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर खुद कौम का प्रेशर है कि इस हुकूमत नाअहल, नाकाम, अवाम दुश्मन और अवाम की सेहत की दुश्मन इस हुकूमत के खिलाफ बाहर आना चाहिए। अपोजिशन तो खुद अवामी प्रेशर पे बाहर आई है। और दूसरी बात ये, किसने ये थ्योरी दी है कि हम ताजरों के ऊपर तशद्दुद करके दुकानें बंद करेंगे? सिर्फ एक कॉल आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कराची से पेशावर तक जो है वो सारे ताजर जो है वो हड़ताल करेंगे। और खुद सर, ये तो कोरोना में हम देखते रहे, आप ताजरों को कहते रहे हैं दुकानें बंद करें, ताजर कहते हैं नहीं हमने खोलनी है। ये तो हम कोरोना के दिनों में देखते रहे, ताजर एक पेज पे नहीं थी हुकूमत, ताजरों से आपको मुज़ाकरात करने पड़े हैं। वो आप कोरोना की मिसाल दे रहे हैं ना, मगर ताजर ये बात भी समझते हैं कि इस मुल्क में और खासतौर पर पूरी कौम और खुद ताजरों को कोरोना के साथ साथ जो है वो 2018 वायरस जो है उसका भी सामना है। तो ये जो तहरीक चल रही है वो 2018 वायरस जो है
उसके खिलाफ है, जो ताजर खुद से ये जंग लड़ना चाह रहे हैं। ठीक, जिशान साहब आपकी जानिब आऊंगा। जिशान साहब, किस तरह से बाय इलेक्शन हो जाएंगे? वजीर आजम कह रहे हैं कि बाय इलेक्शन हो जाएंगे, आपका क्या ख्याल है? ये लोग जो लॉन्ग मार्च के साथ आएंगे, आपको इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाय इलेक्शन कराने देंगे? चुप बैठी रहेगी अगर इस्तीफे आ भी गए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमली तौर पे ये पॉसिबल है कि बाई इलेक्शन हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आईन के मुताबिक जो है तो बाई इलेक्शंस आप करा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आर्टिकल 244 ये कहता है, लेकिन होंगे कैसे इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी तादाद में? अगर सियासी तौर पर देखा जाए, सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो बाई इलेक्शन कैसे होंगे? नहीं, देखिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना कि अब इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि अगर आप आईन के हिसाब से देखें और अमली हिसाब से, तो ये हो सकते हैं। और ये सिर्फ हुकूमत नहीं कह रही, बल्कि ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने यही कहा है, इस बात को तस्लीम किया और कहा है कि बिल्कुल बाई इलेक्शंस हो सकते हैं। 1 मेंबर हो या 100 मेंबर्स हो, आप बाई इलेक्शंस करा सकते हैं। लेकिन जो ये करना चाह रहे हैं, तो वो असल में ये एक नफ्सियाती प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, जो कि माजी में भी तहरीकें चली हैं। तो उनका मकसद यही था कि आप गवर्नमेंट के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बनाएं, और एक अवामी प्रेशर होना चाहिए। लेकिन वो तो इनके तहरीक में है नहीं, क्योंकि ये तो कोई असल तहरीक है नहीं, इसका कोई मकसद नहीं है। मुल्तान में आप लोगों के ऊपर अवामी प्रेशर नहीं था जी? मुल्तान के जलसे में आप लोगों के ऊपर अवामी प्रेशर नहीं था? आप लोगों ने रुकावटें लगाई, अवाम ने रुकावटें अबूर करके घंटाघर पे जलसा करके दिखाया आपको? नहीं जी, देखें, पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल भी इनके जलसों में रुकावट नहीं बनना चाहते थे, ना बनना चाहते हैं। कोरोना की वजह से जरूर हुकूमत के ऊपर ये एक बाइंडिंग है कि वो जो जलसे के अमल है तो उनको रोकें, क्योंकि देखें, इसमें तो अदालत की तरफ से भी हिदायत आई है, फैसला आया है कि 300 से ऊपर जितनी भी तकरीब है तो उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो ऐसे तकरीब को रोकें। और लेकिन ये नहीं कि हम इनके तहरीक के खिलाफ हैं या हम इनके जलसे रोकना चाहते हैं। ये सिर्फ इस हद तक है कि सर, मीनारे पाकिस्तान पे पानी छोड़ दिया गया है, डीजे भट्ट को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, और किस तरह रोकेंगे? आप लोग एफआईआर काट रहे हैं, 500 लोगों पे एफआईआर लाहौर में हो गई है, सिर्फ कारकुनान पे मुस्लिम लीग नून के। तो और क्या तरीका आजमाएंगे? और यही वो डीजे भट्ट था, जब आप लोग धरना करते थे, जलसा करते थे, इमरान खान साहब की ट्वीट मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि ये तो मार्शल लॉ के दौर में होता है कि लोगों को इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, अभी बात यह है कि उस टाइम पे कोई ऐसी बात नहीं थी। आप उस टाइम पे एक पुरअमन तहरीक था इमरान खान का, ये पीटीआई का। इस टाइम पे ये पुरअमन तहरीक अगर चलाएं, लेकिन कोरोना खत्म हो जाए, उसके बाद इन्होंने जितनी भी बड़ी तहरीक चलानी हो, इनको लगता है कि इनके मुल्तान का जलसा जो है वो बहुत बड़ा जलसा था और अवामी जलसा था। लेकिन आप खुद सोचें कि 11 जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक जलसा हो तो वो इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए था। इतना तो पीटीआई अकेले में डबल जलसा इनसे कर लेता था। तो हमें तो इनके अवामी ताकत से कोई न डर है, न हमें उस चीज की फिक्र है। अली गौर साहब, स्ट्रेट अवे आपसे पूछूंगा, वो कह रहे हैं आपकी अवामी ताकत से हमें कोई डर नहीं है, पीटीआई को कोई डर नहीं है। वजीर आजम ने भी कहा है जितने मर्जी जलसे जुलूस करें, कोई डर नहीं है। देखें जैदी साहब, अगर इनके टांगे नहीं कांपती और दिल इनकी धड़कनें तेज नहीं हुई, तो फिर ये बताएं कि इन्होंने मीनारे पाकिस्तान में डैम बनाने की फौरी तौर पर रातों रात जो है वो क्यों प्लानिंग की? फिर इस बात का जवाब दें कि जब मुल्तान में पीडीएम का जलसा हुआ तो इन्होंने आधे से ज्यादा पंजाब से गिरफ्तारियां क्यों की? ऑन रिकॉर्ड है उन पर वो 3 एमपीओ और 16 एमपीओ के मुकदमात कायम किए। और उसके बाद मोटरवे के जितने भी मुल्तान लाहौर मुल्तान मोटरवे है उसके ऊपर जितने भी इंटरचेंज आते हैं वो तमाम इंटरचेंज इन्होंने कंटेनर लगा के बंद किए। मेरा अपना हल्का जो है वो तान्या वाला और जड़ा वाला तहसील पर मुश्तमिल है, फैसलाबाद का, वो तमाम इंटरचेंज बंद किए गए। हम लोग जो है वो और कारकुनान जो है वो जंगले फलांग के, उन्होंने जब मरियम साहबा गुजरी तो उनका इस्तकबाल किया। और उसके बाद जो कुछ होता रहा पूरा मीडिया लाइव दिखाता रहा कि इन्होंने वो जो
मतलब है कि जहां पर स्टेडियम में होना था वहां पर इजाजत ना दी, और जलसे से 2 घंटे पहले बयान दिया कि आप जलसा कर ले। मतलब ये है कि न्याजी साहब जब कंटेनर पे खड़े होकर भाषण दिया करते थे, वो कहते थे कि ये तो हर किसी का जमहूरी हक है कि वो प्रोटेस्ट करे। अब कभी तो ये अपने जो इनके नैब के जो इनके खिलाफ केसेस हैं उनके ऊपर स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं, कभी ये पानी लगा देते हैं, कभी मुकदमात कायम करते हैं, कभी मीनारे पाकिस्तान को डुबोने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो ये बताएं कि ये कौन सी जमहूरियत है? अगर इनको कोई डर और खौफ नहीं है तो ये घबराए हुए क्यों है? इस घबराहट का वाहिद हल यही है कि इमरान न्याजी अपना इस्तीफा दे और घर को चला जाए। इमरान न्याजी अपना इस्तीफा दे घर को चला जाए। पीडीएम की तहरीक का मकसद ये है कि इमरान खान साहब इस्तीफा। जी अली साहब, आपका पॉइंट आ गया। जी अली साहब, मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर ले लूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर सिंध हुकूमत तहलील हो गई तो क्या सेनेट के इंतखाबात होंगे, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा? आजिज धामरा साहब इस पर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें ताकि फिर हम प्रोग्राम की क्लोजिंग करें। देखिए, पहली बात तो मैंने अभी बात सुनी है पीटीआई की, ये हुकूमत आर्टिफिशियल भी बन चुकी है और नफसियाती भी बन चुकी है, और वो ये कह रहे हैं कि हम इनको नहीं रोकते। डीजे भट्ट की गिरफ्तारी की मैं मजम्मत भी करता हूं, और हुकूमत जो इमरान खान का एक बात होती है घबराना नहीं है, मगर इमरान खान घबरा गए हैं, तो इनकी सारी हुकूमत घबराई हुई है। और जहां तक सिंध असेंबली के डिसॉल्व होने की बात है, जब वो होगी तो डेफिनेटली फिर सेनेट के इलेक्शन जो है वो खटाई में पड़ सकते हैं। ठीक हो गया। जिशान साहब, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें कि सेनेट के इलेक्शन अगर ना हुए तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, अगर इनको ये लगता है कि ये इस्तीफे देंगे सिंध की हुकूमत से और इसमें इलेक्शन के अमल पे कोई फर्क पड़ेगा, तो ये इनकी गलती है, क्योंकि उधर और भी मेंबर्स हैं, और अगर इनके लोग इस्तीफे दे भी दें, उनके बाई इलेक्शन होंगे और जो मेंबर्स रह जाएंगे वो उधर अपनी हुकूमत बना लेंगे, और सेनेट के इलेक्शंस फिर भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर इनके मेंबर्स ना हुए, इनके अपने नुकसान। ठीक, अली साहब आपकी जानिब आऊंगा और फिर प्रोग्राम क्लोज करेंगे। सेनेट के इलेक्शन आप होते हुए देख रहे हैं? जी देखें, जो इस वक्त पीडीएम की तहरीक चल रही है, और अगर तमाम अपोजिशन पार्टीज सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे दे दें तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं होगा तो फिर सेनेट के इलेक्शन की क्या अहमियत रह जाती है? इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं होगा, फिर सेनेट के इलेक्शन किस तरह होंगे, क्या अहमियत रह जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।